घर के दूसरे लोग भी अब भी उसी कमरे में थे, यहाँ तक कि मुअज्जम अली साहब भी घर से बाहर नहीं गए। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। डॉक्टर ने मशीरा खाला के चेहरे पर कोई मरहम लगाया, जिससे उनका पूरा चेहरा चकना हो रहा था। अलबत्ता आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा और कराहते हुए बोली, अब जिले पर नमक छिड़कने आई हो? क्यों अपनी मनहूस शक्ल दिखा रही है मुझे? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है नाशुकनी। खाला, मुझे अफसोस है, उसने भराए हुए लहजे में कहा। आप खुद ही कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई थीं मशीरा बाजी। नमक बाद में डाला जा सकता था, और फिर मैं आपसे कह चुका हूं कि चाय में नमक ना पिया करें, सख्त मुज़र होता है। मुअज्जम अली साहब ने कहा, ठीक है, जो कुछ भी है मेरे ही सर डाल दो, सारी गलती मुझ पर ठोक दो। ठीक कहती है दुनिया, गोश्त से नाखून जुदा नहीं होते। वो तुम्हारी भतीजी है, मेरा तुमसे कौन सा खून का रिश्ता है? अरे मैं कौन हूं? तुम्हारी बीवी की बहन, टुकड़ों पर पलने वाली। मगर क्या करूं, अल्लाह ने वक्त ही बिगाड़ दिया। हाय, एक वो दौर था कि मेरे आगे पीछे भी नौकर भागते थे और इतने नखरे उठाए जाते थे मेरे। अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी शक्ल देखकर जीते थे। कहते थे, मशीरा, अगर मैं ना रहा कभी तो तुम्हें पता चलेगा। हाय, पता चल रहा है मुझे, पता चल रहा है। देख लो दुनिया क्या कह देती है मुंह खोलकर। आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना देती हैं मशीरा बाजी। मुअज्जम अली घबरा कर बोले, ऐसी ही नागवार गुजर रही हैं तो हाथ पकड़कर निकाल दीजिए घर से। इन लाडली से कुछ नहीं कहा जाता। जब वो चाय में नमक पीती हैं तो आखिर क्यों नहीं याद रखा जाता? ताहरा बेगम फिर फट पड़ी। छिपकली वाले वाक़े से दिल में जरा सी नरमी पैदा हुई थी। वो मशीरा बेगम के आंसुओं में बह गई और वो उनकी हमायत में बोले बगैर नहीं रह सकी। खुदा से डरें बेगम, मैंने भला क्या कहा है? मुअज्जम अली साहब ने दहशत नाक करते हुए कहा। अभी मशीरा बेगम जुमला पूरा भी नहीं किया था कि रोशनदान से एक चिड़िया उड़ती हुई अंदर आई और पीतल के उस गलदान के ऊपर बैठ गई जो मशीरा बेगम के सर के ऐन ऊपर रखा था। चिड़िया बैठते ही फिर उड़ी और गुलदान मशीरा बेगम के सर पर आन पड़ा। अरे मर गई, अरे मर गई। मशीरा बेगम धाड़े मारने लगी और सब लोग उठकर खड़े हो गए। गुलदान खासा वजनी था। मशीरा बेगम के सर से खून बह निकला और एक बार फिर ले दे मच गई। निकल जा मरदूद यहाँ से, क्या मेरी बहन की जान लेकर दम लेगी? ताहरा बेगम गुस्से में आपे से बाहर हो गई और जोशे गजब से उसकी तरफ बढ़ी। वो शायद उसे धक्का देकर निकालने का इरादा रखती थी, लेकिन 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उनके ऊंधे मुंह गिरने का धमाका बहुत जोर से सुनाई दिया। ना जाने उनके पांव कहाँ फंस गए। उनकी दोनों कलाइयों की चूड़ियां टूट गईं और टुकड़े उनकी कलाइयों में घुस गए। हाय अम्मी! नजम और नसर मशीरा बेगम को छोड़कर ताहरा बेगम की जानब लपकी। मुअज्जम अली अलबत्ता सीधे खड़े थे और आज उनके चेहरे के तासरात आम दिनों से मुख्तलिफ थे। वो सर्द लहजे में बोले, अब भी इबरत हासिल करो ताहरा बेगम, बेजुबान का निगाहबान खुदा होता है। मशीरा बेगम ने 2 मरतबा उस पर अल्जाम तराशे। उन्हें दोनों बार सजा मिली। और आप भी जज्बात में नुकसान ना उठा बैठें। अगर अब अभी आप ना संभली तो अंजाम जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। मुअज्जम अली का लहजा इंतहाई सख्त था। उसी वक्त एक मुलाजम अंदर आ गया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है कि ड्राइवर के बारे में जो इश्तहार छपा है वो पढ़कर आया है, मुलाजमत का ख्वाहिशमंद है। आ जाओ अशीरा, तुम भी आ जाओ, मुअज्जम अली ने कहा और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़े। उसी वक्त ताहिरा बेगम चीखी, अरे खुदा तुम्हें समझे, कैसे बेहोश हो गए हो तुम? अरे मेरी बहन बेहोश हो गई है, डॉक्टर को तो बुलाओ। बहुत मोहब्बत आ रही है भतीजी की।
ताहरा बेगम बुरी तरह चीख पुकार रही थीं। उन्होंने बड़े कर्ब से मशीरा बेगम को देखा, जिनके सर से खून बहकर पेशानी और गालों तक लड़क आया था। डॉक्टर हमारा मुलाजम नहीं है जो बार बार दौड़ा आएगा। किसी मुलाजम को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुलवा लें। मुअज्जम अली ने बेरुखी से कहा और दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने बदस्तूर अशीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब अनोखे वाकयात हो रहे थे। इससे पहले मुअज्जम अली की कभी जुर्रायत नहीं हुई थी कि ताहरा बेगम के सामने अशीरा से मोहब्बत का अजहार कर सके, लेकिन आज तो दुनिया ही बदल गई थी। ताहरा बेगम को उनकी इस जुर्रायत पर सख्त हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा ही भीगी बिल्ली बने रहने के आदी थे, इस वक्त वो शेर कैसे बन गए। बहरहाल वो उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में पहुंचे और भरभराई हुई आवाज में बोले, अशीरा बेटी, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देखता हूँ, लेकिन बाज हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे खामोश होना पड़ता है। बहरहाल मैं तुमसे बहुत सी बातें करूँगा। ज़रा इस शख्स को निमटा दूँ जो ड्राइवरी के लिए आया है। फिर उन्होंने मुलाजम को आवाज़ दी और जब मुलाजम आया तो उन्होंने कहा, जाओ, जो कोई आया है उसे बुला कर ले आओ। मुलाजम ये सुनकर बाहर निकल गया। मुअज्जम अली साहब ने उसे अपने बराबर सोफे पर बिठा लिया। आज उनकी मोहब्बत उमड़ी थी, जो इस तरह के खुद अशीरा दंग रह गई। उसका दिल भर आया। बहुत अरसा गुजर गया था, किसी ने उससे इस मोहब्बत भरे लहजे में बात नहीं की थी। और फिर ख़ास तौर से मुअज्जम अली, जो इस कोठी में उसका वाहिद खून थे, उसके ताया अब्बू, जो इसके बाप की ज़िंदगी में उसके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। बहुत सी ऐसी बातें थी जो अशीरा के लिए यादगार हैसियत रखती थीं। मुअज्जम अली साहब का रवैया अपनी भावज यानी अशीरा की अम्मी के साथ भी बहुत अच्छा था। अक्सर वो उनके पास जाते और बड़े प्यार से कहते, भाई छोटी, चाय पिलाओ। तुम्हारे हाथ की चाय पी कर तो यूं लगता है कि जैसे। आम तौर से मुअज्जम अली साहब को कोई जुमला नहीं मिलता था, और फिर जब माँ बाप उससे रुखसत हो गए और दादी अम्मा भी दुनिया से चली गई, तो मुअज्जम अली साहब उस तरह रोड हो गए जैसे कभी उनका ताल्लुक अशीरा से रहा ही ना हो। लेकिन ये बात अशीरा जानती थी कि मुअज्जम अली साहब दिल के इतने बुरे नहीं हैं। अलबत्ता वो इन लोगों में से थे जो अपनी बेगमात से बहुत डरते हैं। मुअज्जम अली साहब को जुर्रायत नहीं होती थी कि वो ताहरा बेगम के सामने कुछ बोल सकें। आज तो कमाल ही हो गया था। अशीरा इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक शख्स मुलाजम के साथ अंदर दाखिल हुआ। अशीरा की निगाहें बेइख्तियार उसकी जानब उठ गईं। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, गहरी नीली आंखें, दुबला पतला जिस्म, मामूली किस्म की पतलून और कमीज पहने हुआ था। चेहरे से शराफत और वकार टपकता था। आने वाले ने अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। मुअज्जम अली साहब ने सर से पांव तक उसे घूरा और फिर गर्दन हिलाकर बोले, बैठो। वो जनाब, मेरा नाम शाह नम है। ठीक है, बैठो। माफ़ी चाहता हूँ, ये गुस्ताखी होगी। आप मुझे मुलाजमत दें या ना दें वो अलग बात है, लेकिन मैं आपके सामने बैठ नहीं सकता। ओ भाई, अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम बताया तुमने? शाह नम। पढ़ने लिखे हो कुछ? जी, थोड़ा सा लिख पढ़ लेता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर सामने रख दिया और मुअज्जम अली कागज़ देखने लगे। ठीक, कितनी तनख्वाह लोगे शाहनम? उसके अलावा वो बातें भी मैं तुम पर वाजे कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहीं कोठी में रहना होगा। ईमानदारी से काम करोगे और किसी भी ज़ाती मसले में कभी मदाखलत नहीं करोगे। जो कुछ तुमसे कहा जाएगा तुम पर फर्ज है कि वही सब कुछ करोगे। जी जनाब, मुझे मंजूर है। मैं भी सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मेरे अखराजात ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हें मुलाजमों के क्वार्टर में रहने की जगह मिल जाएगी। हम 5,000 रुपये माहवार देंगे तुम्हें। इसके अलावा खाना पीना
جس کا ذکر ہی غیر مناسب ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ یعنی وردی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی اپنے اہلہ خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا نہیں ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا، بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی نے فراخ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو ابھی کر۔ معظم علی صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف، چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں اینٹھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خانساموں کو ہدایت کر دو وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے ہی دے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شاہ نام، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی وقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر ہی گیا تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرأت کہاں کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کی خود کی بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly